वेलकम टू सनराइज जेडीएस। जैसे कि आप जानते हैं, आप चैप्टर नंबर 4 10th क्लास का द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। हम अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसके मूल ज्ञात कीजिए। तो इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैंने इसमें आपको कुछ टाइम पहले जब हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की थी तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो उस बेसिक का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम एक्सरसाइज को काफी अच्छे से समझ सकें। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कुछ मूलों की प्रकृतियों के बारे में बताया था, जैसे यहां पर दर्शाया गया है। तो आप देखेंगे जो आपको बताया गया था वो कुछ इस प्रकार से बताया गया था कि यदि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण होगी जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी, तो यहां से यदि d मतलब हमने इसको बताया था विविक्त कर का मान 0 के बराबर आ जाता है और d क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ये 0 के बराबर आ जाता है तो इस स्थिति में इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। एक प्रकृति समझ में आई मूलों के अस्तित्व की कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो उस स्थिति में जो उस द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन आपको बताई थी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आ जाता है तो उस स्थिति में मूल जो होंगे हमारे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे। तीन स्थिति थी, इसमें तीन ही हमें याद करनी है और तीन ही स्थिति के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। पहली स्थिति क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो उस स्थिति में उस द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे। और तीसरी स्थिति ये रहेगी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि मूल काल्पनिक होंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसे देखेंगे। पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है, बड़े अच्छे से समझेंगे क्वेश्चनों को। इसने कहा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति में केवल हमें यह बताना है कि मूल वास्तविक है या मूल काल्पनिक है या मूल बराबर है। बात समझ में आई। मूलों की प्रकृति में हमें केवल कितना बताना है कि मूल बराबर है या मूल वास्तविक है या मूल काल्पनिक है। अकाल्पनिक कौन से हैं, जो वास्तविक नहीं है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान यदि 0 से छोटा आया तो वे मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले का हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है, इसने कहा 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर के 0। हमें इसके मूल की प्रकृति बतानी है, कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए जो हमें द्विघात समीकरण दी गई है उसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0 से। क्या करेंगे हम, इसकी तुलना। और तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a का मान मिलेगा हमें 2, तो हम लिखेंगे a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 3। और c बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना होगा हमारा, 5 होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। हम यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से द्विघात समीकरण की तुलना करने पर a b और c के मान निकाल लेंगे। पहला स्टेप ये होगा
तब जब हम मोलों की प्रकृति बता रहे होंगे। तो बोर्ड की कॉपी में यदि आप ऐसे ही लिख के आएंगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे, एकदम कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। आगे चलते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा डी है, जो हमारे पास में डी है, जिसे हम विविक्त कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विविक्त कर। ऐसे ही लिख के आना बेटा आप भी, विविक्त कर डी बराबर हम निकाल लेंगे यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। और इस मान को निकालने के बाद चेक करेंगे कि ये वाली वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी है, जीरो से छोटी है, या जीरो के बराबर है। पहले हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। किसको? विविक्त कर को। विविक्त कर होता है डी से इसे डिनोट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? बी का मान रखेंगे। बी का मान है हमारे पास में माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है? 2, और कांस्टेंट सी का मान कितना है? 5। तो ये आया 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 तिया 9, माइनस का साइन पे पूरे पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का साइन है। फिर 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, इधर कितना हो जाएगा? 40, और 40 में से 9 जाएंगे, हमारा माइनस का साइन आएगा, बचेगा माइनस के 31। तो हम यहां से ये बात समझ पाते हैं कि माइनस के 31 आया है डी का मान, यानी कि जो डी का मान आया है हमारे पास वो जीरो से छोटा है। क्या है? जीरो से छोटा। कैसे पता चला ये मान जीरो से छोटा है? क्योंकि ये मान आया हमारा माइनस में। इसमें आया माइनस में। -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है? जीरो से छोटे हैं। यदि किसी नंबर पे आपको माइनस लगा हुआ मिल जाता है तो आप समझ जाओ जो वैल्यू हमारी आई है निकल के वो जीरो से छोटी है। अब जब ये वैल्यू जीरो से छोटी है तो हमने जीरो से छोटी के लिए एक स्थिति पढ़ी थी कि इस स्थिति में द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो किस तरीके के होंगे? उस समीकरण के मूल होंगे, अगर जीरो से छोटी वैल्यू है, अगर जीरो से छोटी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक, द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या होता। बात आ गई समझ में? और यहीं पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। अब जब द्विघात समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा था? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर द्विघात समीकरण की जो जीरो से छोटा आया है विविक्त कर, तो ये दर्शाता है कि इस स्थिति में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यहाँ पर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब जब मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम उसे ज्ञात भी नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन यही हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है? फर्स्ट पार्ट को हम कर देते हैं रफ। सेकंड पार्ट में इसने कहा कि 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास में द्विघात समीकरण है, तो इसकी भी कंपेयर कराएंगे हम ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 से। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें यहां से प्राप्त होगा a की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास में 3 और b की वैल्यू मिल जाएगी -4√3, क्योंकि a की वैल्यू है हमारे पास 3 और b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4√3, और कांस्टेंट c कितना है हमारे पास में 4, तो c बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? विविक्त कर।
विविक्त कर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे मोलों का प्राकृति कैसी रहेगी। बी का मान है हमारे पास माइनस के 4√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो इस कैलकुलेशन को समझेंगे बड़े ध्यान से। यहां पर -4√3 का होल स्क्वायर हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हुआ तो 4 चौक 16 बन गया, और इसके स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो 16 थी 48, तो ये आया हमारे पास में 48। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो 48 होगी, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, ये भी 48, 48 में से 48 गया, क्या मिला, 0। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ d की वैल्यू जो है वो 0 है। अब जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, हमने कहा था इसके मोलों का अस्तित्व होगा, इसके मोलों का अस्तित्व होगा, लेकिन प्राकृतिक ऐसी होगी इसके कि इसके मोल बराबर होंगे। मैंने आपको बताया था कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें 0 के बराबर मिल जाती है, इसके बराबर मिल जाती है, 0 के बराबर मिल जाती है, तो उस स्थिति में यदि हमें ये वैल्यू 0 के बराबर मिल जाती है, तो उस स्थिति में दो मोल बराबर अर्थात संपाती वास्तविक मोल होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होने पर मोल कैसे होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो मोल बराबर होते हैं, तो इस कंडीशन कैलकुलेशन को अब हम अच्छे से दूसरे तरीके से समझेंगे। अब देखेंगे इसे, अगर डी का मान 0 के बराबर है तो मोल कैसे होंगे, इसके बराबर होंगे। अतः मोल कैसे होंगे, मोल बराबर होंगे। अब यदि मोल बराबर होंगे तो इसका मतलब इसके मोलों का अस्तित्व है। अतः मोलों का अस्तित्व है, मोलों का अस्तित्व है। अब आगे बढ़ेंगे, जब इसके मोलों का अस्तित्व है, फिर उसने कहा था मोलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें मोल ज्ञात करने हैं कि इसके मोल क्या होंगे। तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को समझेंगे बड़े ध्यान से। इसे थोड़ा साइड से कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा स्पेस ले लें। क्लियर है बेटा, आपको सबको दिखाई भी दे रहा होगा। आगे चलो, इसने कहा यदि इसके मोलों का अस्तित्व है तो उन मोलों को ज्ञात करो। इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर के 0। करने के दो तरीके हो सकते हैं, पहला श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। 4 तिया 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें प्लस करके 4√3 आ जाए, प्लस करके 4√3 आ जाए, ऐसे दो फैक्टर होंगे 2√3 और 2√3। यदि हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4√3, और यदि हम 2√3 की गुना 2√3 के साथ कर देंगे तो 2 दूनी 4, और √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3, 4 तिया 12। तो गुना करके कितना मिलेगा हमें, 12, और दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा हमें, 4√3। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो फैक्टर होंगे 2√3 और 2√3। कैलकुलेशन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 2√3 प्लस 2√3 x प्लस में कितना है 4, और बराबर में कितना है हमारे पास 0। x की गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के हमें मिला 2√3x प्लस माइनस माइनस 2√3x, और प्लस में कितना है 4, बराबर में कितना है हमारे पास 0। यहां से हमारे पास कॉमन आया √3x। जब हम यहां से √3x कॉमन लेंगे तो यहां से हमने √3 कॉमन ले लिया, तो यहां मिलेगा हमें √3, और 2x थे, 1x बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचा, प्लस में √3x कॉमन में चला गया तो हमारे पास बचा माइनस में 2। सेम इधर देखेंगे, इधर से हमारे पास कॉमन आया माइनस के 2, तो हमारे पास बचा √3x प्लस के माइनस के 2, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉमन लिया है वो क्या लिया है, माइनस का लिया है। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, √3x माइनस के 2, हमारे पास बचा √3x माइनस के 2, √3x माइनस के 2।
इसके बाद हम इन्हें दोनों को यदि रखेंगे कि यदि रूट 3x माइनस 2 बराबर 0 है तो रूट 3x बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर होगा 2/√3। और यदि इसे 0 रखेंगे हम तो रूट 3x माइनस 2 बराबर के 0, तो रूट 3x बराबर होगा 2, और ये रूट 3 कहा जाएगा 2 के बटे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/√3। तो देखो इसके जो दो मूल आए हैं वो दोनों क्या आए हैं, बराबर आए हैं। और ये बात हम पहले ही लिख चुके थे, क्योंकि d का मान जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए मूल क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। अब मूल बराबर है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो उसने कहा था तो फिर मूल ज्ञात कीजिए, तो वे हमारे दोनों मूल क्या आ गए, 2/√3 और 2/√3। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में इसने हमें क्या कहा है, ध्यान से देखेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट में इसने कहा कि 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर के 0। सबसे पहले हम इसके मूलों की प्रकृति बताएंगे कैसी होगी, और उसके बाद यदि इसके मूलों का अस्तित्व हुआ तो इसके मूल ज्ञात करेंगे। चलिए इसकी कंपेयर कर लेते हैं। ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे, a का मान 2, b का मान माइनस के 6 और c का मान हमें 3 मिल जाएगा। वहां से निकालेंगे हम विविक्त कर। विविक्त कर के लिए d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। हमें पता है हमारा जो b का मान है वो 6 है माइनस के, और 4, a का मान कितना है हमारे पास में 2, और c का मान कितना है हमारे पास में 3। हम पाते हैं -6 का स्क्वायर होगा 6 छंग 36 माइनस 4 तिया 12, 12 तिया सॉरी, हम पाते हैं यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 तिया 24। उसके बाद 36 में से 24 माइनस होगा तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा कोई। 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, ये मिला हमें 12। अगर d का मान 12 है तो इसका मतलब है d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, और d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। अब यदि मूल वास्तविक है तो इसका मतलब यह हुआ कि मूलों का अस्तित्व है। तो हम यहां लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो उसने कहा था कि हमें बताओ अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसके मूल क्या होंगे, कि मूलों को भी ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसके मूल ज्ञात कर लेते हैं। मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया है ऐसे ही इसके मूलों को हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसे लगा लेते हैं हम साइड में, और इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। अब हम यहां से कि हमारे पास जो इक्वेशन है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर के 0 है, और अब हमें इसके मूलों को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करके भी हमें 6 प्राप्त हो जाए। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर नहीं होते जिन्हें प्लस करके 6 आ जाए, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य क्या कहता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है हमें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है कि x बराबर होगा माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोबारा समझेंगे बात को। ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, गुणनखंड विधि से क्यों नहीं किया, क्योंकि गुणनखंड विधि से देखो बेटा 3 दूनी 6, 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर कर लेने थे, 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर कर लेने थे जिन्हें प्लस करके 6 आता। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर तो हमारे पास नहीं है कि जिन्हें प्लस करके 6 आए, तो उस स्थिति में हमने क्या करा, यहाँ पर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए आगे करते हैं b का मान हम पहले ही निकाल चुके थे। b का मान कितना है हमारे पास में 6, क्योंकि ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो ये है बेटा हमारे पास में -6 प्लस माइनस रूट
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि हमारा कितना आया है, 12 आया है। 12 आया है, कितना आया है, 12। तो इसे रखेंगे हम रूट 12 बटे 2। ए का मान कितना है हमारे पास में, 2 है, तो इसे रखेंगे यहाँ पर 2। आगे कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 प्लस माइनस 12 को लिखा जा सकता है 2 रूट 3। क्यों? क्योंकि रूट 12 होगा हमारा 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और यहाँ से एक पेयर क्या आ जाएगा हमारा बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में 3। तो इसे लिख सकते हैं 2 रूट 3, और अपॉन में कितना बना, 2 दूनी 4, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। आगे चलते हैं, हमें मिल चुका है x बराबर 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे 4। तो ऊपर से हमें दिख रहा है हमारे पास 2 कॉमन है, तो यहाँ बनेगा 3 प्लस माइनस रूट 3, और बटे में कितना है 4, 2 दूनी 4, तो ये बना 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। तो ये आ गया हमारा x का मान। यहाँ पर बेटा दो वैल्यू है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस चिन्ह लेने पर लिख देंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर होगा x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 2, जब हम यहाँ से प्लस चिन्ह लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पे क्या होगा, यदि माइनस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर होगा 3 माइनस के रूट 3 बटे 2। तो यही दोनों मूल हमारे आ जाएंगे, यही दोनों मूल क्या होंगे हमारे आ जाएंगे। ये आया माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको काफी अच्छे समझ आ गया होगा। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमने इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पर 6 3 दूनी 6 के ऐसे फैक्टर नहीं हो रहे थे जिन्हें प्लस करके हमारा कितना आ जाए, 6 आ जाए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर है। अब वो ऑलरेडी पहले से ही एक बात कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण दी गई है उसके दोनों मूल बराबर है। अब यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0। यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो उस स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा 0 होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने कहा 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस 3 बराबर के 0। क्लियर है। सबसे पहले स्टेप आपको लेना, इसकी कंपेयर करनी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से। तुलना करने पर क्या कर देंगे हम, इसकी तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे हमें मिला a का मान 2, फिर मिला b का मान k, और फिर मिला c का मान 3। तो a b c मिल गया। क्वेश्चन में कहा के मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल क्या है, बराबर हैं, बराबर हैं, अगर इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर हैं। अब यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो उस स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा 0 रहेगा। तो हमने इस वैल्यू को 0 के बराबर रख ली। अब b का मान कितना है हमारे पास में, k, तो ये बना k का स्क्वायर 4 गुना a का मान कितना है 2, और फिर c का मान कितना है 3, बराबर में क्या है 0। तो ये बना के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, बराबर में कितना 0। अब ये 24 क्या है, माइनस में है, बराबर से इधर आते ही कहीं का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं के स्क्वायर बराबर होगा प्लस के 24। के स्क्वायर बराबर क्या होगा, प्लस के 24। तो इस स्थिति में के बराबर होगा रूट 24, और यहाँ साइन ले लेंगे प्लस माइनस का। किसका साइन ले लेंगे, प्लस माइनस का। अब 24 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 6। क्यों लिखा हमने, क्योंकि 24 जो होगा वो होगा 2 गुना 2 गुना 6, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 6 24। यहां से 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 6। क्लियर है।
तो यहां से हम पे पता चला जो k की दोनों वैल्यू होंगी वो एक तो k की वैल्यू होगी 2√6 और दूसरी k की वैल्यू होगी -2√6। तो हम आसानी से k की वैल्यू को निकालने में सक्षम रहे। तो k की वैल्यू हमें मिल गई। k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू होगी 2√6। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रही हैं इसकी। क्लियर है? आप क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं हम इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है उसे भी काफी अच्छे से समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमसे जो इक्वेशन दी है उसके अनुसार ही चलते हैं। उसने कहा हमसे सेकंड पार्ट में कि के एक्स माइनस के 2 + 6 बराबर के 0 है। अब इस द्विघात समीकरण के भी मूल क्या है? बराबर है। अब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा kx² माइनस फिर करेंगे 2kx और +6 बराबर के 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। हम इसकी करेंगे तुलना करने पर तो यहां से a का मान मिल जाता है हमें k और b का मान मिल जाता है -2k और c का मान मिल जाता है हमें 6। तो इससे हमें यह साबित हो जाता है कि चूंकि b² माइनस 4ac तो 0 है ही, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान तो 0 है। क्यों है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि दोनों मूल क्या है? बराबर हैं। चूंकि दो मूल बराबर हैं, क्या है? बराबर हैं, इसलिए b² माइनस 4ac का मान क्या होगा जी? 0 होगा। ठीक है। b का मान कितना है हमारे पास? 2k का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना हमारे पास? k। c का मान कितना हमारे पास? 6 बराबर में कितना है हमारे पास? 0। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2k का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4k² माइनस 6 चौक 24k बराबर में कितना है? 0। अब देखो यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? यहां से हमें कॉमन मिल रहा है 4k। 4k कॉमन आया तो क्या बचा? k माइनस 4 छिंग 24 बराबर में कितना है? 0। 4 कॉमन आया तो 4k कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1k और -4 कॉमन आया तो 4 छिंग 24 यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में? 6 बराबर में कितना? 0। यदि रख दो भाई 4k बराबर यदि 0 है तो k का मान कितना होगा हमारा? 0, क्योंकि 4 कहाँ चला जाएगा? 0 के बटे में। और यदि k माइनस 6 बराबर 0 है तो k बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो यहां से k की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 6 मिलेगी। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि क्या एक ऐसा बाग की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो? माना आम की बगिया जो है, बगिया उसकी जो लंबाई है वो बेटा x है, या चौड़ाई मान लो, उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो x है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो। चौड़ाई से 2 गुनी हो तो लंबाई कितनी बनी? 2x। आई बात समझ में? बात आ गई समझ में? लंबाई कितनी बनी? 2x। इसकी आम की बगिया की। हमने माना कि यदि आम की बगिया की चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौड़ाई से 2 गुनी है बगिया की लंबाई।
अब बाघ की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हमने मान लिया चौड़ाई जो है x है, तो लंबाई कितनी हो गई उसकी 2 गुनी, तो ये बन गया हमारा 2x। एक बात देखो, जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई आ रही है तो वो क्या बना हमारा, एक आयत। क्या बना, एक आयत। और आयत की लंबाई कितनी हो गई 2x और चौड़ाई कितनी हो गई x। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। जबकि इसने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर है, तो बगिया का क्षेत्रफल क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना दिया, 800 मीटर स्क्वायर। और जबकि बगिया का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई कितनी 2x और चौड़ाई कितनी x, बराबर में कितना 800 मीटर। तो हम कह सकते हैं ये बना 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर। 2 जाएगा बटे में, ये जाएगा इससे 400 बार, x स्क्वायर बराबर आया 400। तो हम आसानी से कह सकते हैं x बराबर होगा रूट 400। तो x का मान आ गया 20 मीटर। कितना आ गया, 20 मीटर। तो हमें पता चल गया कि आम की बगिया की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर। वो चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है, और आम की बगिया की लंबाई कितनी है, 20 दूनी 40। तो हम कह देंगे कि चौड़ाई जो होगी हमारी, चौड़ाई थी x और x का मान आया 20, और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई हो जाएगी 2x, मतलब 2 गुना 20 और 20 दूनी 40, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 40 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप आसानी से समझ चुके होंगे। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसने कहा क्या निम्न स्थिति संभव है, कौन सी, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था। ओहो, कितना इजी क्वेश्चन है ना, आसानी से बताएंगे। दो मित्रों की आयु का योग, 2 मित्रों की आयु का योग दिया बेटा, उसने क्या दिया, आयु का योग कितना दिया, 20 वर्ष। पहले मित्र की कुछ तो आयु रही होगी, मान लो पहले मित्र की जो आयु है, मित्र की आयु है वो है जी x वर्ष। तो दूसरे मित्र की अपने आप आयु हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 से कम, यानी कि 20 माइनस x वर्ष। क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 40। अगर पहले मित्र की आयु x मान ली जाए तो दूसरे की कितनी बचेगी, 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है 20। तो 20 में से पहले मित्र की आयु घटाएंगे, किसकी मिलेगी हमें, दूसरे मित्र की आयु। तो हमें आसानी से दूसरे मित्र की आयु मिल गई। फिर कहा प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। क्या था, 48। पहले देखो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी रही होगी, x माइनस 4। 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी रही होगी, 20 माइनस x माइनस 4। यस या नो। अगर अब पहले मित्र की आयु x है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 4 और कम। अगर अब दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 20 में से 4 गए 16 माइनस x। तो इन दोनों का गुणनफल उसने हमें दिया है, कितना है, 48। यही काम हमने यहाँ पे कर दिया कि 4 वर्ष पूर्व वाली आयु x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व वाली आयु 20 माइनस x, और उसमें से 4 और कम, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48। कैलकुलेट करो, x माइनस 4 और 20 में से 4 गए, कितने बचे, 16 माइनस x बराबर में कितना है, 48। कैलकुलेशन करेंगे, x की गुना करेंगे तो 16x, x की गुना करेंगे x स्क्वायर, 4 की 16 में गुना करेंगे, 16 चौका 64,
और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, एक्स की 4 में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4x बराबर में कितना है 48। क्लियर है यहाँ तक? आगे सोल्व करो इसे। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, 16 और 4 हो गया हमारे पास 20x, और यहाँ पे है माइनस के 64 और 48 और इधर ही आ गया तो बराबर में क्या बचा 0। तो हम आसानी से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112 बराबर 0। आप यहाँ से ले लो माइनस कॉमन, यहाँ से क्या ले लो माइनस कॉमन, तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे तो इसे रखो इधर को, और अब लिखते हैं हम यहाँ, तो यहाँ से बेटा माइनस ले लो आप कॉमन, तो जब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस खाली माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर में 0। इस माइनस को 0 के साथ भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 112 बराबर के 0। कैलकुलेट करना है 112 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 20 आ जाए। उससे पहले हम ये चेक कर लो क्या ये संभव है, कैलकुलेशन सोल्व हो सकती है या नहीं। कैसे करेंगे? वही तरीका जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इससे तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर ए का मान कितना मिलेगा हमें 1, बी का मान कितना है 20 और सी का मान कितना है 112, और हम यहाँ से निकाल लेंगे डी होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी का मान है हमारे पास में 20, तो ये बनेगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 112, 20 का स्क्वायर बनेगा 400 और 12 चौक इनके गुना करेंगे 112 की 4 में, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, एक 448 में से 400 गए तो माइनस के बचे 48, और जब माइनस में आ जाता है डी का मान तो वहां मूलों का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बार बार बता के आया हूं कि जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो वहां मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो ये संभव नहीं है कि हम उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर सके। अतः यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, और मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम इसकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है हमें नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना पार्क की जो लंबाई है, पार्क की लंबाई है जी L, और जो पार्क की चौड़ाई है, पार्क की चौड़ाई वो है बेटा B, क्योंकि लंबाई को L और चौड़ाई को B से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यही मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि उसका जो परिमाप है, वो है जी 80 मीटर, 80 मीटर, और हम जानते हैं जहां लंबाई और चौड़ाई की बात होती है वो बनाता है एक आयत जिसके अंदर एक लंबाई एक चौड़ाई होती है, और वहां से जो परिमाप मिलता है हमें, जो परिमाण मिलता है, परिमाप मिलता है वो होता है 2L प्लस के बी। क्या होता है? 2L प्लस के बी। तो परिमाप होता है हमारे पास में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर में 80, 2 से ये कटेगा 40 बार तो हमें मिल जाएगा L प्लस बी बराबर होगा 40 मीटर। हम यहाँ से क्या काम करेंगे, कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे L की, तो ये हो जाएगा 40 माइनस बी, और इसे ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये क्यों लिया है आप आगे समझ जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद उसने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है? पार्क का क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होती है, बराबर में कितना दिया 400 मीटर स्क्वायर। हमने लंबाई का मान पहले ही निकाल लिया है, तो लंबाई की जगह इसे रख देंगे 40 माइनस बी को। आप समझ गए भी पहले क्यों ही निकाला था ये? वो इसीलिए निकाला था ताकि हम बी का मान यहाँ पर क्षेत्रफल में इसका रख सकें।
तो चलो b का मान रख देते हैं, ये है 40 माइनस के b और यहाँ इंटू में है b, बराबर में कितना है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। b की हम अंदर गुना करेंगे तो ये मिलेगा हमें 40b माइनस बी स्क्वायर बराबर में कितना है 400। बेटा हम 400 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस के 40b और माइनस में इधर लेके आएंगे तो माइनस के 400 बराबर में कितना है हमारे पास में 0। अब यहां से हम क्या काम करते हैं, माइनस को ले लेते हैं कॉमन। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस के 40b और प्लस के 400 बराबर में कितना है 0, और ये वाला माइनस चला जाएगा यहाँ 0 में, तो ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 बराबर के 0। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे यहाँ ये संभव है या नहीं है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो साफ साफ नजर आ रहा है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मूलों के अस्तित्व वाली कंडीशन लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे हम इसे यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी पहले कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर हम पाएंगे a का मान आ जाएगा, इसे कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं हम B। समझ गई जी। ये b इसलिए लिया क्योंकि यहां पर वेरिएबल जो है हमारे पास में क्या है, b है। क्लियर आ गई बात समझ में। अब हम देख पा रहे हैं कि जो a की वैल्यू आई हमारे पास में वो आ गई जी 1, क्योंकि बी स्क्वायर के इंटू में कितना है 1, और जो हमारे पास में b की वैल्यू आई वो आई हमारे पास में माइनस के 40, और जो हमारे पास में c की वैल्यू आई वो आई हमारे पास में 400 यानी कि 400। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से d की वैल्यू निकालेंगे। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, b की है माइनस के 40, तो यहां रखेंगे माइनस के 40 माइनस 4। a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 400। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 40 का स्क्वायर बनेगा 4 चौक 1600, और यहाँ 400 की गुना 4 के साथ होगी तो ये भी बनेगा 1600, और 16 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो d का मान कितना आया 0, अतः मोल क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः मोल बराबर होंगे। अब जब मोल बराबर होंगे तो इसका मतलब यह है कि मोलों का अस्तित्व है। क्योंकि मोल बराबर होंगे तो अतः मोलों का अस्तित्व है, मोलों का अस्तित्व है। अब यदि मोलों का अस्तित्व है तो ये निकालना संभव है, ये क्या है, बनाना संभव है, एक ऐसा पार्क बनाना संभव है। अतः पार्क बनाना संभव है, अतः पार्क बनाना संभव है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब उसने कहा यदि पार्क बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसे आगे देखते हैं बेटा, लंबाई और चौड़ाई को हम कैसे उस चीज को समझेंगे बेटा इस तरह। इसे थोड़ा साइड में कर लेता हूं मैं पहले, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ सकें। अब देखो ध्यान से, हमारी जो द्विघात समीकरण आई थी वो आई थी बेटा बी स्क्वायर माइनस के 40b प्लस के 400 बराबर में 0। क्या हम 400 के ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जिनको प्लस करके 40 आए? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे दो फैक्टर बना सकते हैं जिनको प्लस करके 40 आए और गुना करके प्राप्त कितना हो 400, तो गुना करके 400 भी प्राप्त होगा। ऐसे दो फैक्टर होंगे 20 और 20, क्योंकि दोनों की गुना करेंगे तो 400 मिलेगा और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के 20 प्लस 20 बी प्लस के 400 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 20 बी प्लस माइनस के 20 बी प्लस के 400 बराबर के 0। यहां से हमारा कॉमन आया b, तो ये बना b माइनस के 20, और यहां से हमारा कॉमन आया 20,
तो ये बना b माइनस के 20 और बराबर में कितना है 0। दोनों से कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ 20 बनेगा बेटा माइनस के 20 और दोनों से कॉमन आ जाएगा b माइनस के 20, तो क्या बचेगा b माइनस के 20। यहां से यदि करेंगे कि यदि b माइनस के 20 बराबर 0 है तो b का मान कितना होगा 20, और यदि b माइनस के 20 बराबर 0 है तो यहां से b का मान होगा 20। तो हम आसानी से कह सकते हैं इसमें जो लंबाई होगी वो भी 20 होगी और जो चौड़ाई होगी वो भी 20 होगी। क्यों होगी इस बात को भी समझो। एक b का मान हमारे पास कितना आया 20 b का मान कितना आया 20 और हमने परिमाप कितना दिया था उसने 80, और l प्लस b का मान कितना था 40, और l बराबर कितना था 40 माइनस b। l कितना था, l था जी 40 माइनस के b, और b का मान कितना आया हमारे पास में 20, तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, तो l का मान कितना आ जाएगा 20। तो हम कहेंगे कि पार्क की लंबाई भी 20 होगी और पार्क की चौड़ाई भी कितनी होगी 20 होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप एक्सरसाइज को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाता है समाप्त। बहुत जल्द लेकर के आएंगे आपके लिए चैप्टर नंबर 5। यदि आपको चैप्टर नंबर 4 काफी अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इससे पहले वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करें। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।